स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द लद्दाख के पर्सपेक्टिव से है। 2019 के समय लद्दाख को एज ए सेपरेट यूनियन टेरिटरी के रूप से सेटअप किया गया। उसी समय से वहाँ के लोगों का जो डिमांड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि लद्दाख का जो सोशियो कल्चरल राइट्स हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है वो किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 3 न्यू पॉलिसीज़ हैं, उसके रिगार्डिंग में अपना जो गाइडलाइंस है उनको रिलीज़ किया गया है। लद्दाख के अंदर में जो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है कौन से एरियाज़ के ऊपर डिपेंड करेगा उसको यहाँ पे नोटिफाई किया गया। डोमिसाइल का जो स्टेटस है वो किन पर्सनस को ग्रांट किया जाएगा जो अगर लद्दाख से आउटसाइड से बिलोंग किया करता है, तो कब से वो लद्दाख का जो रेजिडेंस है वो होना चाहिए। तो डोमिसाइल के रिगार्डिंग में भी नया पॉलिसी है उसको नोटिफाई किया गया है। और स्टूडेंट्स, ऑफिशियल लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट है, डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे लैंग्वेज के रिगार्डिंग में पॉलिसी का नोटिफाई हुआ है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जो लद्दाख का जो हिस्ट्री है कि कैसे ये यूनियन टेरिटरी के रूप से एग्जिस्टेंस में आता है उसको एक बार हम डिस्कस करते हैं। 2019 के समय जम्मू एंड कश्मीर नाम का जो स्टेट है उसको बाइफरकेट करते हुए 2 यूटीज़ के रूप से सेटअप किया गया। एक यूटी है जम्मू एंड कश्मीर जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली है वो ग्रांट किया गया था। जैसे हमारी कंट्री के अंदर में दिल्ली एंड पुडुचेरी नाम का जो यूटी है उनके पास में लेजिस्लेटिव असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट है। और रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली है जो यूटी का, उसके इलेक्शंस हैं वो भी कंडक्ट हुए थे 2024 के समय में। नेक्स्ट आप देखिए लद्दाख को ओनली यहाँ पे एज ए यूटी के रूप से सेटअप किया गया। वहाँ के लोगों का डिमांड फिर आपको देखने के लिए मिलेगा कि लद्दाख को स्टेट हुड है वो ग्रांट किया जाए। स्टेट हुड के अलावा आप देखिए कि जो 6 शेड्यूल है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 6 शेड्यूल है जिसके अंदर प्रेजेंट समय में हमारे 4 स्टेट्स हैं। कौन कौन से स्टेट हैं स्टूडेंट्स? आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो उन 4 स्टेट्स को जैसे 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया गया है वैसे ही लद्दाख को स्टेट हुड ग्रांट करते हुए 6 शेड्यूल में इंक्लूड है वो किया जाए। उसके रिगार्डिंग में फिर हमारा जो होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में जो स्टेट होम मिनिस्टर हुआ करते हैं नित्यानंद राय, उनका लीडरशिप के अंदर में एक कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। कमेटी के द्वारा रिसेंटली इन 3 एरियाज़ के रिगार्डिंग में अपना जो पॉलिसी है उसको नोटिफाई है वो किया गया। अब इन 3 एरियाज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, डोमिसाइल के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें, आप देखिए कि लद्दाख के अंदर में किन पर्सन्स को डोमिसाइल है वो ग्रांट किया जाएगा। एक तो लद्दाख से ओरिजिनली जो बिलोंग किया करते हैं, ग्रांट अब न्यू वे में किनको किया जाएगा, ऐसे पर्सन जब लद्दाख को यूटी के रूप से सेटअप किया गया उसके बाद में उनका 15 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं लद्दाख के अंदर में पोस्टेड हैं, और 15 ईयर का उनके पास में टाइम पीरियड अगर कंप्लीट हो गया है तो उनको डोमिसाइल स्टेटस है वो ग्रांट कर दिया जाएगा। वो कौन सा वो समय है जब लद्दाख यूटी के रूप से सेटअप हुआ था? 31 अक्टूबर का वो डे है 2019 के समय में। तो उस दिन से लेकर आप देखिए कि 15 ईयर्स जब कंप्लीट होंगे तो उन पर्सन को यहाँ पे डोमिसाइल है वो मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग में क्या चेंज था यहाँ पे कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तो अगर कोई अर्लियर फेज के अंदर भी रह रहा है, जैसे 2010 से वो कंटिन्यूस है, तो उसको 2025 के समय डोमिसाइल है वो मिल जाएगा। 15 ईयर का वहाँ पे इस तरीके से था। अर्लियर फेज का भी जो रेजिडेंस का जो समय है उसको भी इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट, आप 31 अक्टूबर आपको पता होगा कंट्री हमारा यूनिटी डे के रूप से हम सेलिब्रेट करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के उनका जो बर्थ है उसको हम सेलिब्रेट किया जाता है यूनिटी डे के रूप से। ये हमारी कंट्री को उनके द्वारा यूनाइट किया गया। इंडिपेंडेंस के समय जो प्रिंसली स्टेट्स में हमारा कंट्री डिवाइड था उनको इंडिया के यूनियन के अंदर में ऐड किया गया। जैसे आप देखिए कि जर्मनी के अंदर एक पर्सन हुआ करते थे बिस्मार्क। 1871 के समय जब जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है और फिर 90s के समय में 1990 के समय रीयूनिफिकेशन फिर से आपको देखने के लिए मिलेगा। जो दीवार होती है उसको लोगों के द्वारा तोड़ दिया जाता है। वेस्टर्न जर्मन एंड ईस्टर्न जर्मन का जो स्टेट है एक यूनिफाइड होकर जर्मनी फिर से रीयूनिफाइड होता है। तो बिस्मार्क के द्वारा 1871 के समय जैसे जर्मनी को फर्स्ट टाइम यूनिफाइड किया गया वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल वो पर्सन है जिनके द्वारा इंडिया को यूनाइट है वो किया गया था। तो डोमिसाइल का प्रोसेस आपको देखने के लिए मिला। सेकंड, आप देखिए कि अब लैंग्वेज के बारे में है। यहाँ पे लद्दाख का जो लोकल लैंग्वेज है, जो लद्दाखी डायलैक्ट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, जो तिब्बतियन पर्सनस वो बोला करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज को ऐड किया गया, हिंदी लैंग्वेज को ऐड किया गया।
उर्दू का जो लैंग्वेज है जो आप देखिए कारगिल का जो रीजन है वहाँ पे बोली जाती है, लेह के रीजन के अंदर में बोली जाती है, लद्दाख के अंदर में। तो 3 इन लैंग्वेज के अलावा में यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया भोती नाम का जो लैंग्वेज है, भोती या नाम का लैंग्वेज है, पुर्गी नाम का एक लैंग्वेज है। तो भोती एंड पुर्गी नाम का जो लैंग्वेज है उनको इंक्लूड करते हुए 5 यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो बता दी गई हैं। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कोटा सिस्टम के बारे में या रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि वहाँ पे जो टोटल रिजर्वेशन है 85% है वो दिया जाएगा। 85% तो शेड्यूल्ड ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको यहाँ पे ग्रांट रहेगा। फिर इसमें 10% रिजर्वेशन आप इंक्लूड कीजिए EWS कैटेगरी का। तो टोटल आपको जो 95% रिजर्वेशन है वो लद्दाख के अंदर देखने के लिए मिलता है, अब रहेगा आने वाले समय के अंदर में। अब क्यों यहाँ पे 85% दिया गया और किस एक्ट के थ्रू ये दिया गया है? तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि लद्दाख के अंदर में एक तो लास्ट टाइम जब सेंसस कंडक्ट हुआ था 2011 के समय में, तो वहाँ पे एक जो टोटल ट्राइबल कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है, टोटल जो ट्राइबल कम्युनिटी का पॉपुलेशन है वो 80% था। 80% वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी था। तो डेट मीन्स कि उनको यहाँ पे स्पेशली उन्हीं के लिए जो जॉब्स हैं वो दिया जाए। अगर उनको कैटेगराइज किया जाएगा ओपन कैटेगरी या आप देखिए कि जनरल का 50% रहेगा, तो लोगों का मोर ट्राइबल कम्युनिटी का पॉपुलेशन होने की वजह से रिजर्वेशन का इस तरीके से क्राइटेरियाज हैं वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था तो उसके 2004 के समय में 2004 के समय एक प्रोविज़न आया था जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट है वो लद्दाख के रिगार्डिंग में, कि लद्दाख एरिया के अंदर में जो भी जॉब का क्रिएशन है वो 50% जॉब लद्दाखी पर्सनस को ही दिया जाएगा। तो 2004 के उस जम्मू एंड कश्मीर एक्ट को यहाँ पे अमेंड करते हुए यहाँ पे जो लिमिटेशन है उसको अब 85 किया गया है, जिसमें 50% जो कैपिंग था उसको अब इंक्रीज करते हुए 85 पे वो किया गया है। किस तरीके से ये कैटेगराइज रहेगा ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे एक एक्सपेक्ट किया गया है कि इस तरीके से रहेगा कि जो शेड्यूल्ड ट्राइबल कम्युनिटी है वहाँ पे उसको 80% दे दिया जाएगा, और शेड्यूल्ड ट्राइबल कम्युनिटी के अलावा आप देखिए शेड्यूल्ड कास्ट है उनको 1% रहेगा। और जो वहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ में हमारा, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर भी रिजर्वेशन ग्रांट किया था गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि बॉर्डर एरिया के अंदर में जो लोग रहते हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती हैं, उनको मेन स्ट्रीम में ऐड करने के रिगार्डिंग में रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए। तो 4% रिजर्वेशन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो रेजिडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे रहेगा, और फिर 10% EWS का है। तो इस तरीके से 95% बनेगा। 95% बनेगा तो आप देखिए कि हमारी कंट्री के अंदर में वन ऑफ द हाईएस्ट जो रिजर्व एरिया है जहाँ पे लोकल कम्युनिटी को इस तरीके से रिजर्वेशन दिया गया है वो एरिया के रूप से लद्दाख का इमरजेंस होगा। और कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे लोकल कम्युनिटी हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको इस तरीके से रिजर्वेशन है, और वो 50-60% का जो कैपिंग है अब प्रेजेंट समय में उसको भी आप देखिए कि क्रॉस करता है। तो हाईएस्ट हमारे यहाँ पे मिजोरम के अंदर में था, इससे पहले कहाँ पे था, मिजोरम के अंदर में 92% है वहाँ पे। मिजोरम के अलावा फिर आप देखिए कि मेघालय के अंदर में है, मेघालय में 85% है, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर में 80% है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में 80% है। तो कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे मोर रिजर्वेशन है वो ग्रांट हुआ है। अब स्टूडेंट जब भी हम रिजर्वेशन के बारे में रीड करते हैं तो अब आपको यहाँ पे एक बेसिक पर्पज है वो पता होना चाहिए। रिजर्वेशन के अंदर में कुछ कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन दिया गया है, कुछ कम्युनिटीज़ के लिए सेग्रीगेशन है वो किया गया है कि इसका इतना कैटेगरी के अंदर में इतना इनके लिए रिजर्वेशन है वो रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको प्रोविज़न पता होना चाहिए कि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं जो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर बैकवर्ड हैं उनको मेन स्ट्रीम में ऐड करने के रिगार्डिंग में ये गवर्नमेंट का एक पुश हुआ करता है, गवर्नमेंट का एक प्रोसेस हुआ करता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जब वो एडमिशन को कैरी आउट करें तो उनको कुछ रिलैक्सेशन रहे, यहाँ पे कुछ कैटेगराइज उनके लिए रहे, या गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर में समय के साथ में रिजर्वेशन का रिव्यू होना चाहिए। समय के साथ में आप देखिए कि उन कम्युनिटीज़ को इंक्लूड किया जाए जिन्होंने बेटर वे के अंदर परफॉर्मेंस वो नहीं किया, बेटर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बट अगर हम बात करें अब रिजर्वेशन का जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16, क्या उसके भी कुछ एक्सेप्शन है क्या? तो यस स्टूडेंट्स, आर्टिकल 16 के भी एक्सेप्शन हुआ करते हैं। जो कैटेगराइज रिजर्वेशन हुआ करता है उसको एक्सेप्शन कैटेगरी के अंदर ही रखा गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 के एक्सेप्शन क्या हैं? एक तो एक्सेप्शन ये है कि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनका अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा तो उसको इक्वलिटी का जो वायलेशन है वो नहीं माना जाएगा बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को।
सेकंड आप देखिए कि EWS कम्युनिटी जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको अगर रिजर्वेशन रहेगा तो वो भी यहाँ पे डेट आर्टिकल 16 है इक्वलिटी का जो प्रोविज़न है उसका वायलेशन है वो नहीं माना जाएगा। फिर स्टूडेंट दो और कैटेगरी हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक कैटेगरी है यहाँ पे रेजिडेंस का, कि रेजिडेंस के रिगार्डिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई लॉ को फ्रेम करे तो उसको आप देखिए कि 16 का इक्वलिटी का जो वायलेशन है वो नहीं माना जाएगा। कैसे नहीं माना जाएगा? एक तो आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है, यूनिफॉर्मिटी को यहाँ पे लाया जाएगा, जिससे भी जो कंप्लीट जो पावर दिया गया है वो पार्लियामेंट के पास में है फंडामेंटल राइट्स को फ्रेम करने का, स्टेट्स के पास में नहीं है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो फ्रेम भी करते हैं इसके रिगार्डिंग में लॉ, जैसे हरियाणा ने किया था, फिर वो अब जब हायर कोर्ट में पहुंचेगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए रेजिडेंस के रिगार्डिंग में आंध्र प्रदेश का लाया गया। ऐसे एरिया जहाँ पे लोकल कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में ऐड करने के रिगार्डिंग में एक एक्स्ट्रा पुश का ज़रूरत है, तो रेजिडेंस का जो क्राइटेरिया है उसको पार्लियामेंट उसके बेसिस पे लो है वो बना सकता है। ये एक्सेप्शन कैटेगरी है। एक यहाँ पे है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, हिंदुइज्म के रिगार्डिंग में कोई इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन में आप देखिए कि वर्शिप के रिगार्डिंग में लोग पर्सन का ज़रूरत है, और कोई वहाँ पे अदर रिलीजन से, सपोज कीजिए क्रिश्चियन रिलीजन से कोई पर्सन है जो पेटिशन को फाइल करे कि यहाँ पे इक्वलिटी का प्रोविज़न नहीं ऐड किया गया, स्पेसिफाई इन्हीं पर्सनस को रिक्रूट है वो किया गया है, तो आप देखिए कि इसको भी यहाँ पे जो रिलीजियस डोमेन के अंदर में कोई डिफरेंसेस ना क्रिएट हो, उसके रिगार्डिंग में इस तरीके का जो एक्सेप्शन कैटेगरी है उसको रखा गया है। आर्टिकल 16 के इन एक्सेप्शंस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो अपना पॉलिटी का बुक ओपन कीजिए, आर्टिकल 16 को रीड कीजिए। जो भी बुक आप रीड करते हो, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो चाहे डी बासु हो, ये किताबें आपको अच्छे से प्रोविज़न है वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें तो ये लद्दाख के बारे में हमने रीड कर लिया है कम्प्लीटली, जो यहाँ पे डिमांड है, जो उनके जिन जिन एरिया के बारे में नया पॉलिसी है उसको नोटिफाई किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि क्रिकेट का एक लीग हुआ करता है इंडिया के अंदर में, जिसको IPL का नाम दिया जाता है, इंडियन प्रीमियम लीग है। वहाँ पे बेंगलोर का जो टीम था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर नाम से उनका टीम है, तो उनका विक्ट्री हुआ है काफ़ी समय के बाद में। 18 एडिशन के अंदर में उनका फर्स्ट टाइम विक्ट्री हुआ है, काफ़ी बार वो फाइनल में पहुँचे थे। अब आप देखिए कि इस तरीके से कंटिन्यूस एफर्ट्स डेडिकेशन के थ्रू ये पॉसिबल है वो हो सका है। जैसा ही हमारे एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में है, काफ़ी बार आप हार्डवर्क करोगे, हो सकता है 1-2 टाइम्स आपको फेलियर मिले, बट अगर कंटिन्यूस हार्डवर्क करोगे तो आपको सक्सेस है वो ज़रूर से मिलेगा। बट अगर आपको 1-2 टाइम्स में जब फेलियर मिले तो अपने प्लान बी के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। कंटिन्यूस प्रिपरेशन के ट्रैप के अंदर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका जो यूथ एज है उसको बेटर वे के अंदर यूटिलाइज है, आप बेटर वर्किंग कंडीशंस के अंदर ही कर सकते हो, अपना फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप काफ़ी सारे फैक्टर हैं, आप फाइनेंशियल आपका जो फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से हैं वो सब भी रोल प्ले करते हैं कि आपको प्लान बी के लिए कितना जल्दी है वो जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में है। उनके द्वारा कहा गया कि जो स्पेशल सेशन हुआ करते हैं, जो विंटर्स का अराइवल होता है, तो उसी समय में हम जो एयर क्वालिटी है उसको मॉनिटर करते हैं। अब कंप्लीट ईयर का एक विजन होना चाहिए। होमवर्क है आपके लिए, यहाँ पे एक होमवर्क आपके लिए ये है कि एयर क्वालिटी को जब हम मेजर करते हैं, किसके थ्रू मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसको रफ करने के बाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको हम मेजर करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू में। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से ऐसे पोल्यूटेंट हैं जिनको मेजर किया जाता है कि इनका नंबर है वो ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पे हवा का जो कंडीशन है वो ख़राब है, तो वो पोल्यूटेंट आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि 5 जो जून का जो डे है उसको इन्वायरमेंट डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। 5 जून को किसके रूप से सेलिब्रेट करते हैं? इन्वायरमेंट डे के रूप से। कब से सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ? जब से यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम को सेटअप किया गया। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? स्टूडेंट्स, नारोबी नाम की जो जगह है, केन्या का कैपिटल है नारोबी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, लेक विक्टोरिया के नियर बाई एरिया के अंदर में जो लेक्स हैं, जो इक्वेटर के पास में कौन सा लेक है, तो इक्वेटर को आपको पता होना चाहिए, जिस भी कॉन्टिनेंट से वो निकलती है, वाटर बॉडी, कंट्रीज, ये आपको पता होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जब 1972 के समय इसको सेटअप किया गया, जिसका हेडक्वार्टर केन्या नारोबी के वहाँ पे है, तो उसी समय से 5 जून का जो सेलिब्रेशन है इन्वायरमेंट डे के रूप से स्टार्ट हुआ। इन्वायरमेंट डे के बारे में अब पीएम सर क्या करेंगे? पीएम सर यहाँ पे
अरावली का जो रेंज है इंडिया के अंदर में ओल्डेस्ट जो जियोलॉजिकल फीचर है अरावली माउंटेन रेंज, वहाँ पे लैंड रिस्टोरेशन की जो ज़मीन है वो ख़राब हो चुकी है, डिग्रेडेड लैंड है, उसको रिस्टोर करते हुए फर्टाइल लैंड के रूप से कन्वर्ट किया जाए, उस तरीके का एक प्रोजेक्ट है, उसको लॉन्च करेंगे। हम अरावली के बारे में भी रीड करेंगे, लैंड रिस्टोरेशन के बारे में भी रीड करेंगे, बट आप उससे पहले हम इन्वायरमेंट जो डे है उसके थीम के बारे में देख लेते हैं। स्टूडेंट 24 को जब हम सब सेलिब्रेट किए थे इन्वायरमेंट डे को, तो उसका जो थीम था वो बेसिकली था लैंड की रिगार्डिंग में, लैंड का क्या फ्यूचर है, लैंड डिग्रेडेशन, कैसे लैंड का रिस्टोरेशन करना है और कैसे डिग्रेडेशन से बचाना है। तो लैंड के ऊपर में कम्प्लीटली ज़मीन के ऊपर में थीम था। अब 25 के बारे में अगर हम बात करें, 25 का जो थीम है वो प्लास्टिक के बारे में है। 25 किसके बारे में है? प्लास्टिक के बारे में है कि प्लास्टिक जो है वो हमें यहाँ पे किसी भी तरीके का प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना है, उसको बीट करना है। तो एक ग्लोबल कोल का यहाँ पे जो मैसेज है वो दिया जाएगा 25 की थीम के अंदर में। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे अनएथिकल टूरिस्ट हुआ करते हैं हमारे कंट्री के अंदर में, तो हिली एरियाज़ के लिए जाएंगे और हिली एरियाज़ के अंदर में अपने जो रैपर्स हैं, मैगी के जो आप देखिए जो प्लास्टिक वेस्ट है, जो बिस्किट के प्लास्टिक वेस्ट हैं, उनको वहीं पे ही छोड़ के आते हैं। एक पर्सन है, पर्सन का जो नेम है वो है प्रदीप सागवान। प्रदीप सागवान नाम से एक पर्सन है, वो कंटिन्यूस उनका एफर्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप सोशल मीडिया के ऊपर में कभी सर्च करके देखना उनका काम। आप हिमालयन एरिया के अंदर में अलग अलग जो डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे लोग प्लास्टिक वेस्ट को डंप करते हैं, छोड़ देते हैं, वहाँ से वो कलेक्ट करके उनको एक स्पेसिफिक साइट के लिए लेके जाते हैं। तो प्रदीप सागवान हैं जिनके एफर्ट्स आपको हिमालयन एरिया में भी देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन को रीस्टोर प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन है जिसको पीएम सर कल लॉन्च करने वाले हैं। तो आप देखिए कि लैंड डिग्रेडेशन के बारे में आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि लैंड को रीस्टोर करना है हमारी भी कंट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 1992 के समय में अर्थ समिट कंडक्ट हुआ था, अर्थ समिट के 3 विंग्स हैं। कौन कौन से विंग हैं स्टूडेंट्स? एक विंग है क्लाइमेट चेंज के बारे में, UNFCCC जिसको हम बोलते हैं, और जिसका मीटिंग कंडक्ट होता है। इन तीनों विंग्स का जो मीटिंग कंडक्ट होता है उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या कोप के नाम से जानते हैं। तो UNFCCC जिसका कोप 21 काफ़ी फेमस है, पेरिस के अंदर जो ऑर्गेनाइज हुआ था। फिर स्टूडेंट्स है UNCCD, डेजर्टिफिकेशन को रोकना है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये डेजर्टिफिकेशन के बारे में है, उसको रोकना कैसे है, जैसे कि अफ्रीका में ग्रीन वॉल लगानी है, लैंड का रिस्टोरेशन करना है। और एक है UNCBD, CBD मीन्स कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये 3 विंग हुआ। 3 विंग का जो मीटिंग होता है किसी भी विंग का, तो उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। इनका मीटिंग्स ईयर एंड 2 ईयर के बेसिस पे कंडक्ट है वो हुआ करती हैं, जिसके बारे में आपको पता है वो होना चाहिए। इंडिया का भी क्या कोई लैंड रिस्टोरेशन का कोई टारगेट है स्टूडेंट्स? हमारा पहले टारगेट कम हुआ करता था, बाद में 2030 तक हमें कितना लैंड है उसको रिस्टोर करना है? 26 हेक्टेयर, 26 मिलियन हेक्टेयर, सॉरी 26 मिलियन हेक्टेयर है जिसको हमें रिस्टोर करना है 2030 तक। गुजरात के अंदर में एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है स्टूडेंट्स मालधारी, जो कच्छ के रीजन के अंदर रहा करती है। उस ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा बन्नी ग्रासलैंड को यूज करते हुए काफ़ी सारी ज़मीन है जिसको रिस्टोर किया गया था। तो एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है मालधारी ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा बन्नी ग्रासलैंड के थ्रू लैंड का रिस्टोरेशन किया गया, लैंड को फिर से फर्टाइल है वो बनाया गया। तो ये तो बेसिकली अभी आप देखिए कि हमने पीएम सर के प्रोजेक्ट के बारे में देखा। अरावली माउंटेन रेंज है जिसमें ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये राजस्थान है, सपोज कीजिए ये राजस्थान है, फिर उसके सदर्न पार्ट में गुजरात है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में हरियाणा है। तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के अंदर में जो रायसीना हिल्स हैं वहाँ तक अरावली का आपको एक्सटेंशन मिलेगा। रायसीना हिल्स से लेकर हरिद्वार तक अंडरग्राउंड एक्सटेंशन है। तो जो हमारा अरावली है वो कहाँ तक है स्टूडेंट्स? गुजरात है, गुजरात के बाद में राजस्थान है, फिर आप देखिए कि हरियाणा है और हरियाणा के बाद में दिल्ली है। हाईएस्ट पीक कौन सा है? गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है। राजस्थान का जो माउंट आबू है उसी के नियर बाई के अंदर में है हाईएस्ट पीक गुरु शिखर। क्या नाम है स्टूडेंट्स? गुरु शिखर है हाईएस्ट पीक, 1722 उसका मीटर हाइट है। फिर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अरावली है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फीचर है।
क्या कोई पॉजिटिव है अरावली का? पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हम देखें, एक पॉजिटिव पॉइंट आप देखें कि ये है कि जो थार डेजर्ट है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में है। अगर अरावली माउंटेन रेंज नहीं होता तो थार का जो डेजर्ट है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर भी इसका स्प्रेड है वो होता, वो कंट्रोल में नहीं आता। उसके रिगार्डिंग में एक वॉल है उसका क्रिएशन करना होता, उसको रोकना होता। नेक्स्ट आप देखिए कि क्या इसका कोई नेगेटिव भी है इस वन ऑफ द ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फीचर जो अरावली माउंटेन रेंज है उसका। इसका नेगेटिव ये है कि हमारी कंट्री के अंदर में मानसून विंड्स आपने देखे होंगे, साउथ वेस्ट मानसून हुआ करता है। साउथ वेस्ट मानसून का जो रेंज है इसके पैरेलल के अंदर में है, इसके पैरेलल के अंदर होने की वजह से राजस्थान के इस पार्ट को कम बारिश सब रिसीव होता है। तो पैरेलल के अंदर में है मानसून विंड्स के, तो इस वजह से कम बारिश सब हुआ करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स बिहार के अंदर में रेप का केस है। तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन के अंदर में कोई भी ऐसी प्रैक्टिस है जो डेरोगेटरी टू वुमेन है, चाहे वो हरेसमेंट हो, चाहे इस तरीके से आप देखिए कि क्राइम हो वुमेन के अगेंस्ट में, वो डेरोगेटरी प्रैक्टिस को हमें रिमूव करना है, उसको रिड्यूस करना है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन के अंदर में मेंशन है? ये पार्ट 1 के अंदर में मेंशन है या पार्ट 2 के अंदर मेंशन है? पार्ट 2 तो सिटीजनशिप के बारे में है। तो ऐसे आपको पार्ट बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर में। हिंट अगर आपको दें तो फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन है कि कोई भी डेरोगेटरी प्रैक्टिस है वुमेन के रिगार्डिंग में, उसको हमें रिड्यूस करना है। समय समय पे हमारे कंट्री के अंदर मूवमेंट भी हुए हैं, सोशियो मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है जिसके थ्रू जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू वुमेन का जो डेरोगेशन है, जिस उनका स्टेटस को डेरोगेटरी करती हैं, तो उन्हें प्रैक्टिस को रिमूव किया गया। राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा है, जो यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं उनके द्वारा विडो रीमैरिज है, गर्ल्स की एजुकेशन के लिए सावित्री फुले हैं, ज्योतिराव फुले हैं। तो ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जिनके द्वारा वर्क को कैरी आउट किया गया। बस आप यही प्रोविजन बताना फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से पार्ट में है, डेरोगेटरी प्रैक्टिस को रिमूव करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कर्नाटका के बारे में है। कर्नाटका के द्वारा एक डैम है, अलमाटी डैम उसको बोला करते हैं। कौन सा रिवर के ऊपर में है? कृष्णा रिवर के ऊपर ये डैम है वो सिचुएटेड है। तो उनके द्वारा उसका हाइट इंक्रीज करने का कोशिश किया गया, हाइट इंक्रीज करने का कोशिश किया गया तो महाराष्ट्र के द्वारा ऑब्जेक्शन है वो कर दिया गया। महाराष्ट्र स्टेट वहाँ पे एरिया शेयर करता है तो उनके द्वारा ऑब्जेक्शन है वो कर दिया गया। महाराष्ट्र का कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि जो कोल्हापुर का एरिया है, सांगली का जो एरिया है महाराष्ट्र के अंदर में, जो सांगली का एरिया है और जो कोल्हापुर का एरिया है, वहाँ पे फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है उस हाइट को अगर इंक्रीज किया जाएगा। सांगली किसके लिए फेमस है स्टूडेंट्स? हल्दी जो हुआ करती है ना, जो टर्मरिक जो है उसके प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस एरिया है। कोल्हापुर किसके लिए फेमस है? दो इम्पोर्टेंट जीआई टैग हैं कोल्हापुर के अंदर में। जो कोल्हापुर का एक तो जैगरी है जो फ्रेश शुगर केन है उससे बनाया करते हैं, और कोल्हापुर के अंदर में जो चप्पल हैं, जो स्लीपर्स हैं, जो चप्पल हैं, उनका भी प्रोडक्शन है वो हुआ करता है और जीआई टैग हैं उन बोथ प्रोडक्ट्स को वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स उन एरिया के अंदर में फ्लड हो सकता है। कर्नाटका के द्वारा कहा गया कि ये तो कावेरी जो ट्राइब्यूनल है उसी का जजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना वर्क को कैरी आउट कर रहे हैं और वो पीएम सर से इस कंप्लीट इशू के बारे में उनको रेफर है वो किया गया है ये कंप्लीट इशू। अलमाटी डैम है वो कौन सा रिवर के ऊपर में सिचुएटेड है? क्या कावेरी रिवर के ऊपर में सिचुएटेड है या स्टूडेंट्स कृष्णा रिवर के ऊपर में? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो कृष्णा रिवर सिस्टम है उसके ऊपर में ये जो अलमाटी डैम है वो सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटलाइज होने चाहिए, तो उसी के रिगार्डिंग में तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर डिप्टी सीएम हैं उनके द्वारा कहा गया कि एक नया जो भू भारती है, भू मीन्स जमीन, भारती मीन्स हमारे कंट्री का जो ज़मीन है, तो एक एक्ट लाया गया है कि जिसके थ्रू रिकॉर्ड ऑफ लैंड राइट्स हैं या लैंड का जो रिकॉर्ड्स हैं उनको सेटअप किया जाएगा। तो भू भारती जो एक लैंडमार्क लॉ है उसको एग्जिस्टेंस में लाया जाएगा। लैंड डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में, ज़मीन के डिस्प्यूट्स आपको स्पेशली रूरल एरिया के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। इनके प्रॉपर जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं वो भी नहीं है। गवर्नमेंट का एक और टारगेट था कि जो लैंड के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटलाइज है वो किया जाए, जिसमें कर्नाटका स्टेट का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने के रिगार्डिंग में। एक और आप देखिए कि स्टूडेंट्स एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था स्वामित्व इनिशिएटिव, अगर आपको पता हो तो। स्वामित्व इनिशिएटिव क्या था कि जो रूरल एरिया के अंदर में अगर किसी पर्सन के द्वारा अपना हाउस होल्ड बनाया गया है तो उसको प्रॉपर्टी जो कार्ड्स हैं
प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट इश्यू करेगा अपने सर्वे के थ्रू। 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं, उनके कोलोब्रेशन के थ्रू सर्वे को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया नाम का इंस्टीट्यूशन है वो भी सर्वे को कैरी आउट करेगा। अब आप देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा क्या एग्रीकल्चर ज़मीन का यहाँ पे सर्वे होगा, क्या उसके प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे? तो नहीं, प्रॉपर्टी कार्ड जो दिए जाएंगे वो इनहेबिटेंट एरिया, जो घर जहाँ पे हैं उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, जिसके द्वारा यहाँ पे सर्वे होगा, एक कॉलोनियल एरा के समय का ओल्डेस्ट एक इंस्टीट्यूशन है जो बैटल ऑफ प्लासी के 10 ईयर बाद में 1767 के समय ही क्रिएट हो गया था। जैसे हम IMD के बारे में रीड करते हैं, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका भी क्रिएशन कॉलोनियल एरा में हुआ था। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका भी क्रिएशन कॉलोनियल एरा के समय ही हुआ था। बट सर्वे ऑफ इंडिया जो है, सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है जो कि 1767 के समय ही क्रिएट हुआ था। और इंडिया का जब भी कोई स्टेट क्रिएट होता है, कोई मैप अगर बनाना है इंडिया का, तो ये सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही उस काम को कैरी आउट किया जाता है। स्टूडेंट्स, केरल के अंदर में जो मलयालम लैंग्वेज का जो मूवी इंडस्ट्री है उसके अंदर में किसी भी तरीके का एक्टर्स के अगेंस्ट में जो हरेसमेंट ना रहे, एक पैनल बनाया गया था, हेमा पैनल है। तो स्टूडेंट्स, हेमा पैनल का जो रिपोर्ट है, उसके हेमा कमेटी का जो रिपोर्ट है उसके रिगार्डिंग में कुछ केसेस को ड्रॉप किया गया है पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। मी टू मूवमेंट के बारे में आपने देखा हो, 2017 के समय तो US के वहाँ पे रहा था, 2018 के समय इंडिया के अंदर में आया था कि ऐसी वुमेन जिनको समय पे कोई ना कोई हरेसमेंट वर्क प्लेस के ऊपर फेस हुआ है, तो वो पब्लिक डोमेन के अंदर में अपने एक्सपीरियंस से उनको रखा गया था मीटू मूवमेंट के थ्रू में। आप देखिए कि हमारे एक मिनिस्टर हुआ करते थे MG अकबर, उनको तो अपना पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा था उस मीटू मूवमेंट के थ्रू 2018 के समय में ही। तो स्टूडेंट्स, हेमा पैनल के जो केसेस को ड्रॉप किया गया। अब आप देखिए कि अब आपको यहाँ पे इस न्यूज़ के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए विसाखा गाइडलाइन के बारे में, कि हमारे जो वर्क प्लेस हैं वो कैसे सेफ एंड सिक्योर के रूप से डेवलप होंगे, कैसे वुमेन्स को प्रॉपर सेफ्टी वर्क प्लेस के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा, कोई भी हरेसमेंट है वो ना रहे। 97-98 के समय में विसाखा गाइडलाइन है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कि विसाखा गाइडलाइन के हमें इम्प्लीमेंट करना है। 2013 के समय गवर्नमेंट के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया। इसके भी 2 प्रोविज़न हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मोर देन 10 एम्प्लॉई हैं, 10 या मोर देन 10 एम्प्लॉई हैं, तो वहाँ पे आप देखिए कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनेगा उस इंस्टीट्यूशन के अंदर में। ऐसे जो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे लेस देन 10 हैं, तो लोकल कंप्लेंट कमेटी एक DM के लीडरशिप में बनेगा, वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनकी लीडरशिप के अंदर में, वो यहाँ पे कोई भी केसेज हैं, कोई भी कंप्लेंट है उसको एग्जामिन करेंगी ये कमेटीज़। नेक्स्ट आप देखिए कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो एंटी कंट्री सेंटीमेंट्स को कैरी आउट करते हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में उनका लिंकेज हुआ करता है, तो उनको जॉब से निकाला जाता है। और ये जॉब से निकालने का जो पावर है वो किस आर्टिकल के अंडर में है? आर्टिकल 311 के अंडर में ये पावर है वो उनको मिला हुआ है। तो 311 के बारे में मेंशन है, 3 एम्प्लॉई हैं उनको निकाला गया है जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे। अर्लियर फेज के अंदर भी कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इसी तरीके से जो सर्विस से उनको निकाला गया था। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री के अंदर में आप देखिए कि पोर्ट का जो डेवलपमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। एक तो आप देखिए कि हमारी कंट्री का जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो इस तरीके से है, यहाँ पे इंडिया है, इंडियन ओशन रीजन है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, यहाँ पे आप देखिए कि मलक्का स्ट्रेट है, और इस कंप्लीट एरिया के अंदर में एक डोमिनेटेड कंट्री है इंडियन ओशन रीजन के नाम। आप देखिए कि इस रीजन में इंडिया का डोमिनेशन है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडियन ओशन रीजन में सिचुएटेड है। इम्पोर्टेंट ये ट्रेड रूट है, यहाँ से काफ़ी सारा जो ट्रेड है वो पास करता है। हमारा खुद का जो कोस्टल लाइन है वो कितना है? 7516 किलोमीटर टोटल कोस्टल लाइन है। तो इस कोस्टल लाइन को, या इतना बड़ा कोस्टल लाइन है हमारी कंट्री का, तो उसको देखते हुए हमें मेराइन सेक्टर के अंदर में जो शिप बिल्डिंग का जो सेक्टर है उसके अंदर में हमारा कंट्रीब्यूशन है वो होना चाहिए। अभी केरल के वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू विंजिम पोर्ट है उसको डेवलप किया गया, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है वो ये डेवलप हुआ है। हमारे कंट्री के अंदर में आप देखिए कि 12 मेजर पोर्ट्स हैं वो भी सेटअप हैं, 12 मेजर पोर्ट्स हैं, और कुछ ऐसे पोर्ट हैं जो माइनर पोर्ट हैं। मेजर पोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आया करते हैं, और मेजर पोर्ट्स में एक नया पोर्ट है वदावन पोर्ट, उसको अभी महाराष्ट्र के वहाँ पे डेवलपमेंट फेज में है। तो मैरीटाइम सेक्टर के बारे में था। फिर स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे ब्लड का क्लोटिंग हुआ करता है काफ़ी बार। आप देखें कि आर्टिफिशियल
जो मेटल बेस जो नैनोजाइम है उसको डेवलप किया गया IASC नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा। स्टूडेंट्स, ब्लड क्लोटिंग के बारे में एक बार देखते हैं। जैसे कि आप देखें कि कोई भी नेचुरल सिचुएशन है, आपका बॉडी के अंदर में कट होता है तो आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं। आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं। एक्टिवेट होकर वो क्या करते हैं, एक क्लस्टर को क्रिएट करती हैं कि जहाँ पे आपका कट हुआ है वहाँ पे क्लस्टर बनेगा और प्रोटेक्टिव जो ब्लड क्लोट है वो कैरी आउट होगा। ब्लड क्लोटिंग है, कभी कभी उसका ऐसा इम्पैक्ट होता है कि आप देखें कि जो ब्लड क्लोटिंग के अंदर में कोलिजन या जब ब्लड क्लोटिंग कास्केड का सिचुएशन है तो उसमें आप देखिए कि आपके जो कोलेजन एंड थ्रोम्बिल नाम से जो यहाँ पे जो एंजाइम है वो एक्टिवेट रहते हैं। बट ओवर एक्टिवेट का सिचुएशन के दौरान में, जैसे कोविड-19 के समय प्लेटलेट्स का ओवर एक्टिव हुआ करता है, PTE का सिचुएशन है उस समय में ओवर एक्टिवेट होती हैं, तो उस समय में आपका जो यहाँ पे क्लोटिंग है वो ना क्रिएट हो, एक्सेसिव ब्लड क्लोटिंग है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाए, कंप्लीटली ब्लड को आप देखिए कि स्टॉपेज है वो ना किया जा सके, तो उस दौरान के रिगार्डिंग में नैनोजाइम है उसको यहाँ पे डेवलप किया गया। वेनेडियम नाम का जो मेटल है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड नाम का जो मेटल है उसके थ्रू इसका क्रिएशन है वो हुआ है। IASC का इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1893 के समय में हमारे स्वामी विवेकानंदा हैं जो जा रहे थे शिकागो के लिए, उसी विजिट के दौरान में उनको JRD टाटा भी मिलते हैं। उस समय में हमारे बोथ उन लीडर्स के द्वारा डिस्कस किया गया कि किसी भी कंट्री को अगर डेवलप होना है तो उस कंट्री का जो साइंटिफिक टेम्पर है उसके रिगार्डिंग में साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए कि स्टूडेंट्स, हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसी के अंदर में अगर डेवलपमेंट रहेगा किसी कंट्री का, वो कंटिन्यूस प्रोग्रेस को कैरी आउट करेगा। अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूशन होने चाहिए कंट्री के पास में। तो उस समय में उनके द्वारा इस तरीके से साइंटिफिक टेम्पर के बूस्ट करने के बारे में कहा गया। JRD टाटा इंडिया के लिए जब वापस से आते हैं वो लेटर फेज के अंदर में IASC नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उसको ये सेटअप करते हैं। डॉक्टर CV रमन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो इस इंस्टीट्यूशन के अंदर में अपना जो वर्क है उसको कैरी आउट किए थे। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जब यूनिवर्सिटी रैंकिंग का प्रोसेस आता है, US रैंकिंग जो हुआ करती है, हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिसर्च कैटेगरी के अंदर में IASC का जो अच्छा रैंकिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के रिफॉर्म के बारे में है। स्टूडेंट्स, जो मेनली जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो कैसे इस्टेब्लिशमेंट में आता है, 1854 के समय में मकौले कमेटी बनती है और उस समय इंडियंस के लिए भी जो कंपटीशन है उसको ओपन किया गया कि इंडियंस को भी पार्टिसिपेशन है वो कर लिया जाएगा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर में। 1863 के समय में या 61 या 63 के समय में फर्स्ट इंडियन है जो सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। कौन है वो फर्स्ट इंडियन? सत्येंद्र नाथ क्या यहाँ पे टैगोर हैं जो फर्स्ट डेट सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के कजिन हुआ करते थे। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है। फिर ओवर द ईयर्स रिफॉर्म्स रहे। कभी आप देखिए कि एज कम कर दिया गया, लिटन के समय इनका एज काफ़ी कम कर दिया गया था। अब इंडिपेंडेंस के बाद में कोठारी कमेटी बनती है। फिर 2011 का एक कमेटी बना जब उनके द्वारा ऑप्शनल सब्जेक्ट के रिमूवल के बारे में कहा गया प्रीलिम्स एग्जाम से। फिर 2013 का एक कमेटी बना जिनके द्वारा एथिक्स पेपर है उसको इंक्लूड किया गया। क्या प्रेजेंट समय में सिविल सर्विस एग्जाम में रिफॉर्म का ज़रूरत है? यस स्टूडेंट्स, रिफॉर्म का ऑब्वियसली ज़रूरत है क्योंकि समय के साथ में एग्जाम के अंदर में रिफॉर्म आएगा तो ही एग्जामिनेशन पैटर्न है वो भी डिफरेंट रहेगा। ये ज़रूरत है यहाँ पे रिफॉर्म का। नेक्स्ट आप देखिए कि रिफॉर्म का इस वजह से भी ज़रूरत है कि अभी प्रेजेंट समय में मैक्सिमम जो एज है वो 32 है। एक स्टूडेंट्स अपना जो यूथ एज है उसको आप देखिए कि वेस्ट करता है। जो 25 26 एक मैक्सिमम एज होना चाहिए। उसके बाद में अपना जो स्टूडेंट है वो अपना यूथ एज को ना यहाँ पे कम्प्लीटली वेस्ट करे, क्योंकि काफ़ी बार तो ऐसे देखने के लिए मिलता है कि प्रिपरेशन भी एक साइकिल ट्रैप के रूप से डेवलप होता है। वो सेम स्टडी को कैरी आउट करेगा। जो प्राइमरी एज है जिसके अंदर में वो मोर वर्क को कैरी आउट, वर्क फोर्स के अंदर में अच्छा वर्क को कैरी आउट कर सकते हैं, वो नहीं हो पाता है। वो कंप्लीट अपना लाइफ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इन्हीं को रीड करने में चला जाता है। तो काफ़ी ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे रिफॉर्म का ज़रूरत है। समय समय पे काफ़ी सारे पर्सन्स के द्वारा ये बात है वो कही जाती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस दिए गए उसके रिगार्डिंग में जो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर में, स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेचर के अंदर में कोई कानून बनाती हैं तो कंटेम्प्ट का पार्ट नहीं है। कंटेम्प्ट क्या होता है? कोर्ट का जो अथॉरिटी है उसको लोअर डाउन करने का कोशिश किया जाए। 2 कैटेगरी के अंदर में कंटेम्प्ट होता है, सिविल कंटेम्प्ट है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट है।
जो रिपोर्टिंग होता है जजमेंट का, कोई जजमेंट का एनालिसिस होता है, वो कंटेम्प्ट का पार्ट के अंदर में नहीं इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे फ्लड का सिचुएशन है, लैंडस्लाइड का सिचुएशन है, वो क्रिएट हुआ है। प्री मानसून के अंदर में इस तरीके से हैवी रेनफॉल है वो इस एरियाज के अंदर में रिसीव हुआ। हमारे यहाँ पे जो हिमालयन सिस्टम है, जो कि आप देखिए कि इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ में कोलिजन हुआ और नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा का एरिया है वहाँ तक ये हिमालयन माउंटेन रेंज है, उनका डेवलपमेंट होता है। और इंडियन प्लेट आज भी एक्टिव स्टेट के अंदर में है, कंटिन्यूस उसका यूरेशियन प्लेट को पुश है वो किया गया है। तो आप देखिए कि इस यंग फोल्ड माउंटेन्स के अंदर में फ्रेजाइल सिचुएशन है। मानसून के समय में लैंडस्लाइड जो सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी कुछ डेवलप हुआ है इस एरिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि कुकी जो कम्युनिटीज़ हैं, कुकीज़ हैं, मैतीज़ हैं, उनका एक कन्फ्लिक्ट आपको मणिपुर के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब उनके मूवमेंट के बारे में कि जो नागा डोमिनेटेड एरिया हैं जो पीसफुल रहे हैं इस कन्फ्लिक्ट के दौरान में, तो उन एरियाज़ के अंदर में मूवमेंट के ऊपर में एक बैन रहे। इंटरनल मूवमेंट जब आपको कैरी आउट करना है तो आर्टिकल 19 के अंदर में उस प्रोविजन का मेंशन है। आर्टिकल 19 के अंदर कुछ एक्सेप्शन भी है मूवमेंट के, और आपको आउटसाइड इंडिया के मूवमेंट को कैरी आउट करना है तो आर्टिकल 21 आपका जो उस प्रोविजन है उसको डील करता है। कश्मीरी जो पंडित कम्युनिटी है, कश्मीरी हिंदूज हैं, उनके रिगार्डिंग में एक खीर बोहानी जो टेम्पल है वहाँ पे वर्शिप हुआ करती है। तो पहलगाम टेरर अटैक के बाद में इस तरीके से जो पीपल हैं ऑर्गेनाइज हुए हैं। तो आप देखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीर के अंदर में, उनके द्वारा भी अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके पॉलिटिकल लीडर्स उनको सेंड किया गया, जिससे कि लोगों का एक जो एक आप देखिए मैसेज है उसका डिलीवर हो सके, कोई भी सोसाइटी के अंदर डिवाइड है वो ना रहे, और जो टेरर अटैक के बाद में भी एक यूनिटी का जो मैसेज है वो पब्लिक डोमेन में जा सके। खीर भवानी टेम्पल के बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। भवानी मीन्स जो गोडेस है उनके रूप से वर्शिप हुआ करता है, उनका जो रागन्या देवी के नाम से भी हम जानते हैं। और जेठ का जो महीना आता है, ज्येष्ठ अष्टमी का जो डे है, जब ये वर्शिप आपको गंदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये देखने के लिए मिलती है। हमारे जो CDS सर हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका एक स्टेटमेंट है कि ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा, किसी भी एक ऑब्जेक्टिव के अंदर में ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है वो कैसा रहा। प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए आप तैयारी की और आप देखिए कि हो सकता है कि आपका एक सेक्शन के अंदर में आपका कमजोरी हो, थोड़ा इकोनॉमी का सेक्शन आपको ना आता हो, और ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस सही रहा है। साइंस एंड टेक आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, हिस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ओवरऑल आउटकम के ऊपर में मोर इम्पोर्टेंट हुआ करता है किसी भी ऑब्जेक्टिव के अंदर में। तो ये उनका एक स्टेटमेंट है। CDS का पोस्ट कब क्रिएट हुआ, कारगिल रिव्यू कमेटी है के सुब्रमण्यम सर के लीडरशिप के अंदर में, उनके द्वारा कहा गया, और कमेटीज बनी उनके द्वारा भी कहा गया कि CDS का पोस्ट आप बनाइए। 2020 के समय में 4 स्टार जनरल के रूप से डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को हेड करने वाले जो CDS हैं उनको क्रिएट किया गया, और स्टूडेंट्स इनको गवर्नमेंट के एक एडवाइजर के रूप से अपॉइंटेड हैं, सिंगल पॉइंट एडवाइजर हैं वो हुआ करते हैं। जनरल बिपिन रावत फर्स्ट CDS थे, जनरल चौहान हैं वो सेकंड CDS हैं। इम्पीचमेंट किया जाएगा जस्टिस जिनके घर के ऊपर में काफ़ी सारे मनी है उनको रिकवर किया गया था। मानसून सेशन के दौरान में ये मोशन है वो एग्जिस्टेंस में लाया जा सकता है। इम्पीचमेंट आप देखिए कि इम्पीचमेंट अभी तक इंडिया के किसी भी जज को नहीं किया गया है। वन ऑफ द एक डिफ़िकल्ट ये एरिया है वो हुआ करता है, जिसके अंदर में जज का जो रिमूवल है वो कैरी आउट किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट्री सेशंस के बारे में अगर हम रीड करें तो पार्लियामेंट के जो सेशन है आर्टिकल 85 के अंदर में मेंशन है, एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में 6 मंथ का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ सेशंस वो पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं डिसाइड हैं, सिर्फ यही बताया गया है कि 2 सेशंस के बिटवीन में जो गैप है वो मोर देन 6 मंथ का नहीं होना चाहिए। NCC का जो कैडर जो टोटल स्ट्रेंथ है वो समय के साथ में एक्सपेंड होगा, और आप देखिए कि NCC का भी एक इम्पोर्टेंस है, एक लाइन ऑफ डिफेंस के रूप से वर्क किया करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर में, और इनका भी काफ़ी सारी कमिटीज़ हैं वो एग्जिस्टेंस में आती हैं। NCC जनवरी के मंथ के समय इनका हम जो डे है उसको भी ऑब्जर्व है वो किया करते हैं। इलेक्शन कमीशन के द्वारा हमारे जो डाटा सिस्टम है, वोटर्स का जो टर्नआउट है उसके रिगार्डिंग में टेक्नोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो उसका यहाँ पे मेंशन है। इलेक्शन कमीशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि समय समय पे न्यू टेक्नोलॉजी उसको ऐड करते हुए इलेक्शन प्रोसेस को मोर ट्रांसपेरेंट है, फ्री एंड फेयर वे के अंदर में डेवलप है वो किया जाए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर में एक यहाँ पे प्रोविजन था कि जो फ्यूल गैस डीसल्फ्यूरेशन का जो प्रोसेस है, फ्यूल गैस डीसल्फ्यूरेशन का प्रोसेस है, उनको लगाया जाए जिससे कि एमिशन लेवल है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे पावर प्लांट्स जो एनसीआर रीजन से बाहर सिचुएटेड है, वहाँ पे सल्फर क्लीनिंग जो डिवाइस है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का ज़रूरत है वो नहीं है, कि जो नेसेसरी स्टेप है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से है, इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सॉरी एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर में, अभी इंडिया आप देखिए कि जीडीपी परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो टॉप कंट्रीज हैं उनके अंदर में शामिल हुआ है, और समय के साथ में इंडिया का पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगा, इंडिया का जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगा। तो एनर्जी सेक्टर ऐसा वो सेक्टर है जिसके अंदर में इंडिया को अपना, हमारी कंट्री को अपना जो मोर फोकस है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे एनर्जी सेक्टर के बारे में, तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बताया गया, मिनिस्टर सर के द्वारा ही आर्टिकल है वो लिखा गया है, कभी ये फॉरेन सर्विस के पार्ट हुआ करते थे। तो जो इंडिया का जो ग्रोथ है वो 6.7% है। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑयल और एनर्जी का कंज्यूमर है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑयल और एनर्जी का कंज्यूमर है, ऑयल एंड एनर्जी का कंज्यूमर है। फोर्थ लार्जेस्ट आपको जो रिफाइनर है, एलएनजी इंपोर्टर है उसके रूप से देखने के लिए मिलेगा। और 2047 तक ये इंडिया का जो ये एरिया है जिसमें ऑयल का रिफाइनिंग हो, एलएनजी का इंपोर्ट करना हो, ऑयल का कंजप्शन करना हो, ये 2-3 टाइम्स है वो इंक्रीज करेगा। तो स्टूडेंट्स आने वाले समय के अंदर डिमांड भी इंक्रीज होगा, तो इंडिया को अपना क्या यहाँ पे कैरी आउट करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करने का ज़रूरत है। एनर्जी डिमांड को क्या करने का ज़रूरत है स्टूडेंट्स, डाइवर्सिफाई करने का ज़रूरत है। सेकंड आप देखिए कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाए, हमारा जो डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज़ के ऊपर ना हो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो। और थर्ड आप देखिए कि रिन्यूएबल सेक्टर है, रिन्यूएबल सेक्टर जो गवर्नमेंट के द्वारा रूफ टॉप के ऊपर में सोलार एनर्जी का प्रोडक्शन करना हो, या अदर एरिया ग्रीन हाइड्रोजन है, इन सभी को भी बूस्ट है वो किया जाए। तो फर्स्ट तो आप देखिए कि ये ज़रूरत है, जब यहाँ पे डिमांड इंक्रीज होगा तो इन एरियाज़ को फोकस करना है। ग्रीन एनर्जी के रिगार्डिंग में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव हैं वो लिए गए हैं। एक तो आप देखिए कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसको कैरी आउट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ग्रीन एनर्जी के पर्सपेक्टिव से। गवर्नमेंट के द्वारा सतत इनिशिएटिव को कैरी आउट किया गया। सतत इनिशिएटिव क्या है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स द अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट को अफोर्डेबल बनाना, सस्टेनेबल बनाना, उसका ये इनिशिएटिव है सतत। तो सतत इनिशिएटिव है उसको बूस्ट करना चाहिए। बायोगैस के जो कंप्रेसर जो प्लांट्स हैं, जो 100 के आसपास गवर्नमेंट के द्वारा कंप्रेसर बायोगैस प्लांट्स हैं उनको सेटअप किया गया है, वो सेटअप करना चाहिए। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कंप्रेस बायोगैस है उसके अंदर भी ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है वो होना चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन एग्जिस्टेंस में आई। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्शन के बारे में हैं। नेचुरल गैस पाइपलाइन अगर हम नेटवर्क के बारे में डिस्कस करें, जो अर्लियर फेज के अंदर में 25,000 किलोमीटर हुआ करता था वो 33,000 किलोमीटर तक वो बूस्ट रहेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के थ्रू इसके जो बेनिफिशरीज हैं वो ओवर द ईयर्स इंक्रीज हुए हैं। क्लीन एंड कुकिंग गैस है जो वुमेन्स को प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरीके से इंडिया अपना एक स्ट्रेटजी के ऊपर में है, एक विजन के ऊपर में है, जिससे कि एनर्जी का जो डिमांड है वो इंडिया फुलफिल कर सकेगा इन एरियाज को फोकस करते हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स डिफेंस टाइज के बारे में है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस टाइज हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस टाइज हैं उनके ऊपर में किसी भी तरीके से यूएस का जो यहाँ पे जो रोल है वो नहीं होना चाहिए, यूएस का रोल है वो नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स उसके बारे में यहाँ पे जो डिस्कशन ये किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया जो मैरीटाइम के अंदर में जो इंडिया का एक एम्बिशन है, इंडो ओशियनिक रीजन है, इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके अंदर में यहाँ पे इंडिया का जो डोमिनेशन है वो कैरी आउट हो सके। यूएस के द्वारा नाटो के पर्सपेक्टिव से जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है। तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ में 2+2 जो मिनिस्टेरियल डायलॉग है, जो हमारे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो हमारे यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका जो डायलॉग हुआ करता है वो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है वो इंडिया का कैरी आउट हुआ है। हमारे यहाँ पे डिफेंस रिफिलिंग सिस्टम, डिफेंस एक्सरसाइज हैं जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो कंडक्ट है वो हुई हैं। तो आप देखिए कि ओस्ट्रा हिंद नाम से एक
डिफेंस एक्सरसाइज है, ओस्ट्रा इंडेक्स है जो नेवल एक्सरसाइज है जो हमारे यहाँ पे कंडक्ट हुई, मालाबार एक्सरसाइज के अंदर में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, और ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का जो आप देखिए एक इनिशिएटिव है उसी के थ्रू इंडिया के द्वारा कम्प्लीटली यहाँ पे अपना जो इंगेजमेंट है इन क्वेड की कंट्रीज़ के साथ में इंक्रीज है वो किया। और यहाँ पे क्या फोकस करने का ज़रूरत है, नेवल टू नेवल फोकस को कैरी आउट किया जाए, डिफेंस एडवाइजर्स का जो यहाँ पे रिलेशन है उसको इस तरीके से स्ट्रेटजिक इंपोर्टेंस के रूप से उसको अपग्रेड करने का ज़रूरत है। और स्टूडेंट्स न्यू एरिया जो यहाँ पे मेंटेनेंस है, रिपेयर है, ओवरहोल है, उसके रिगार्डिंग में नेवल वेसल्स का उसको भी आप देखिए एक्सप्लोर का है वो किया जाए। तो ओवरऑल क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन के बारे में सवाल हो सकता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस टाइज हैं या इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में अपने डोमिनेशन को इंश्योर करने के पर्सपेक्टिव से इंडिया ने कैसे जो डिफेंस टाइज हैं वो कैरी आउट किए हैं, तो उसके रिगार्डिंग में आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन है उसको कोट करने का ज़रूरत है। अभी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मालदीव के साथ में भी जो एक नेवल जो सपोर्ट है वो मालदीव को प्रोवाइड किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्रीमिया का जो पेनिनसुलर एरिया है, ये आप देखिए कि सपोज कीजिए यूक्रेन है, यूक्रेन के यहाँ पे क्रीमियन पेनिनसुला है, इसको रसिया ने 2014 के समय नेक्स कर लिया गया था। वहाँ पे अंडर द वाटर ब्लास्ट हुए हैं जिसका कुछ इम्पैक्ट हुआ है, ये रसिया के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें टोटल मेंबर कितने हैं, 5 मेंबर हैं परमानेंट, 10 मेंबर हैं नॉन परमानेंट जो 2 ईयर के बेसिस पे इलेक्ट होते हैं। नए 5 मेंबर हैं वो आए हैं, नए 5 मेंबर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया नॉन परमानेंट मेंबर के रिगार्डिंग। वो कौन कौन से हैं, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैं, कोलंबिया हैं, कोलंबिया के अलावा लातविया नाम का कंट्री है जो कि आप देखिए ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप के अंदर में है। लातविया के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बहरीन है, और आप देखिए कि लाइबेरिया नाम का कंट्री है जिसका जो उस कंट्री बेस जो आप देखिए कि शिप है जो इंडिया के कोस्टल एरिया के अंदर में संक हुआ था। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनको सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के बेसिस पे ऐड किया गया है। पाकिस्तान भी रिसेंटली वहाँ पे इंक्लूड हुआ है और 2 ईयर का इनका टर्म रहेगा। स्टूडेंट्स एक अररिया एक फॉर्मूला हुआ करता है जिसमें इनफॉर्मल वे के अंदर में ये जो 15 कंट्रीज हैं अपना मीटिंग को कैरी आउट कर सकते हैं कभी भी, और किसी को इन्फॉर्मेशन का जो ज़रूरत है वो नहीं है। तो इंडिया को यही एक कंसर्न है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को वो कैरी आउट है वो कर सकते हैं, पाकिस्तान उस सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेंबर है। नेक्स्ट आप देखिए कि वॉशिंगटन के बारे में है। वॉशिंगटन अपना सीरिया के अंदर में जो बेसेज है उनको रिड्यूस करते हुए ओनली 1 बेस है वो जो अपना सेटअप रखेगा। पाकिस्तान के अंदर में एक एक्टिविस्ट हैं या आप देखिए कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बोल सकते हैं, जो एक इन्फ्लुएंसर जो पर्सन थे उनको असैसिनेट है वो कर दिया गया है। उस कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ये शो करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गजा स्ट्रिप के बारे में है और कम्प्लीटली जो कंट्रीज के जो इलेक्शन प्रोसेस है उन सभी के बारे में मेंशन किया गया। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।